हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज और आज हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज की भी है आखिरी क्लास। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके बाद मैं आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी। डेफिनेटली आपकी आगे की जो तैयारी है उसके लिए तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रिपेयर ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा आप लोगों के लिए। बट यस, फिर से वही बात जो मैंने आपको हमारे लास्ट लेक्चर में बोली थी कि जैसे कि हमारे रेगुलर लेक्चर की लास्ट क्लास ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लाइकवाइज ये जो रेगुलर क्वेश्चन आंसर सीरीज आती है आपकी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर, तो वो आज हमारी आखिरी क्लास है। ठीक है बच्चों, तो आज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम अपनी इस आखिरी क्वेश्चन आंसर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे लगा दो फटाफट से अपनी अटेंडेंस और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो चलिए पढ़ते हैं अपना सबसे पहला MCQ, which is which of the following documents is issued by the commanding officer of the ship to the port of superintendent when the cargo is loaded on the board। यानी कि जब कार्गो लोड हो जाता है तो उस टाइम पर कमांडिंग ऑफिसर जो डॉक्यूमेंट देता है पोर्ट सुपरिटेंडेंट को, उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो कौन इशू कर रहा है, कमांडिंग ऑफिसर इशू कर रहा है। और क्यों इशू कर रहा है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि जो कार्गो है वो बोर्ड पे लोड हो चुका है। तो उस टाइम पर कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, मेट रिसीट, शिपिंग ऑर्डर या फिर शिपिंग बिल। बताइए बच्चों कि कमांडिंग ऑफिसर कौन सा डॉक्यूमेंट देता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। आई नो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, बट कोशिश करिए जरूर याद आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक टेबल के थ्रू समरी भी पढ़ाई थी। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज मेट रिसीट। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, विच इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वो कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, डायरेक्ट एंड फ्रेंचाइजिंग, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट या फिर डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बताइए यहाँ पर वो 2 तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन सी है। सोचिए सोचिए, जरूर याद आएगा। सो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जनरली आप फिजिकल प्रॉपर्टी में करते हो, और जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो वहां आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फाइनेंशियल एसेट के अंदर। तो फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से की जा सकती है, डायरेक्ट और पोर्टफोलियो के नाम से। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, DGFT स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। DGFT की फुल फॉर्म क्या है, याद करो कितनी बार कहती थी कि DGFT फुल फॉर्म भी बताती थी और तुमसे भी पूछती थी, इसीलिए तो क्योंकि क्वेश्चन देना था। तो बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन टैरिफ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल फॉर द फॉरेन ट्रांजैक्शन या डायरेक्टर जनरल फॉर द फॉरेन ट्रीटी। बताइए करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। बहुत आसान है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। तो कहेंगे मैम हमें पता है। करेक्ट ऑप्शन है बी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, चलो हमने यहां तक भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज द इंपोर्टर सेंड टू द एक्सपोर्टर आफ्टर मेकिंग द ट्रेड इंक्वायरी। भाई एक बात बताओ कि इंपोर्टर क्या भेजता है एक्सपोर्टर को जब वो ट्रेड इंक्वायरी कर लेता है। ट्रेड इंक्वायरी करने के बाद इंपोर्टर के पास एक्सपोर्टर पे क्या जाता है कि भाई जब तुम्हें सामान खरीदना था, तुमने इंक्वायरी करी, तुमने हमसे डिटेल मांगी, हमने डिटेल दे दी आपको, परफॉर्मा इनवॉइस बना के दे दिया, सारी डिटेल सारी जानकारी भी आपको दे दी जो आप मांग रहे थे हमसे। अब आपकी तरफ से क्या आना चाहिए इंपोर्टर साहब, ऑर्डर आना चाहिए ना। तो जरा देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऑर्डर। मैंने तो तुम्हें आंसर बता दिया, अब ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। तो ऑप्शन है फॉरेन करेंसी, इंडेंट, रेलवे रिसीट या लेटर ऑफ क्रेडिट। बताओ भाई, ऑर्डर तो कोई लिखा ही नहीं इन्होंने, क्यों, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे मैम आप भूल सकते हो लेकिन हम नहीं भूल सकते, बहुत बार पढ़ा है हमने। इंडेंट ही तो ऑर्डर होता है कि जैसी ट्रेड इंक्वायरी हो जाती है और उसके बाद इंपोर्टर की तरफ से जो एक्सपोर्टर के पास जाएगा वो होता है इंडेंट, जिसको हम ऑर्डर ही कहते हैं। ठीक है, चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इम्पोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, इनमें से कौन है जो ये IGM को यहाँ पर प्रिपेयर करता है? शिपिंग कंपनी, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर या पर्सन इन चार्ज ऑफ द कैरेज। यानी कि इंपोर्टर करेगा, एक्सपोर्टर करेगा, कोई शिपिंग कंपनी बनाएगी, या फिर वो पर्सन जिसके इंचार्ज में, या फिर वो पर्सन जिसके चार्ज में वो सारा जो कैरेज है वो है। बताइए कौन कौन देगा आपको ये IGM? तो जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा उन्होंने तुरंत आंसर दे दिया होगा कि मैम करेक्ट ऑप्शन है डी, क्योंकि यहाँ पर ये जो IGM है ये बनाया जाता है इस चीज के बारे में बताने के लिए कि जब सामान पहुंच जाता है पोर्ट पे तो अनलोडिंग करने के लिए जो डिटेल्स चाहिए होती है, बेसिकली उस डिटेल के लिए IGM यहाँ पर सबमिट किया जाता है। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के इंचार्ज में वो कैरेज होता है वही इसको सबमिट करता है, यानी कि वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगला क्वेश्चन आया बेटा आपके पास, द हेडक्वार्टर ऑफ WTO इज एट। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है, जेनेवा में है, सिंगापुर में है या फिर दिल्ली में है? अरे अपने दिल्ली में ही है यार, दिल वालों की दिल्ली में ही है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों सही बोल रही हूँ मैडम? बिल्कुल गलत बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं पता। करेक्ट ऑप्शन है जो मेरे बच्चों ने बता दिया है जेनेवा, जो कि मैम कहां पर है? स्विट्जरलैंड। तो अब ये कुछ कंप्लीट सा लग रहा है ना? तो हमने आगे की कहानी भी बता दी है, क्योंकि हमें तो सारी बातें याद है कि WTO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और मेरे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो गए अगर तुम मुझे WTO का बर्थ डेट अगर बता दोगे ना, एस्टैब्लिशमेंट डेट, तो तुम सच में मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि WTO का हैप्पी बर्थडे टू कब आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फॉर द असेसमेंट ऑफ कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर सप्लाइड बाय द कस्टम ऑफिस। कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी को असेस करने के लिए इनमें से कौन सा फॉर्म सप्लाई किया जाता है कस्टम ऑफिस के पास? बिल ऑफ लेडिंग, डॉक चालान, बिल ऑफ एंट्री या कमर्शियल इनवॉइस? बताइए बच्चों, कस्टम ड्यूटी पता लगाने के लिए, असेसमेंट करने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन आई होप कि आप सभी लोगों ने बता दिया होगा, वो है बिल ऑफ एंट्री। सो बिल ऑफ एंट्री ही हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम कस्टम ड्यूटी को यहाँ पर असेस कर सकते हैं कि इंपोर्टर से कितनी कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IEC स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि IEC की फुल फॉर्म बतानी है। सो इंपोर्टर एक्सपोर्टर क्लॉज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या बना दिया है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कन्वेंशन। तो बताइए IEC की फुल फॉर्म क्या है? अगेन अ लड्डू क्वेश्चन, मैम हमें पता है, बस करिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है, ये 10 डिजिट का कोड होता है जो हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पे लिखा जाता है। नेक्स्ट, परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय डैश टू डैश। परफॉर्मा इनवॉइस कौन किसको भेजता है? इंपोर्टर भेजता है एक्सपोर्टर को, या इंपोर्टर भेजता है फिर से इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर भेजता है इंपोर्टर को, या एक्सपोर्टर भेजता है एक्सपोर्टर को? क्या है ये? मतलब ये हम इतना बेवकूफ समझते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों प्रोसीजर पढ़ के आए हमें ये नहीं पता होगा जो हर प्रोसीजर का पहला स्टेप ही है ना? तो यहाँ पर ट्रेड इंक्वायरी आती है इंपोर्टर से, और उस ट्रेड इंक्वायरी के रिप्लाई में एक्सपोर्टर इंपोर्टर को भेजता है परफॉर्मा इनवॉइस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, दैट परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंट बाय द एक्सपोर्टर टू द इंपोर्टर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन एजेंट हैज टू गो टू द डैश बिफोर रिसीविंग गुड्स फ्रॉम द शिप। एक इंपोर्टर को जाना पड़ता है कहीं पर शिप से गुड्स को रिसीव करने से पहले। कहाँ जाना पड़ेगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोलर के पास, कस्टम ऑफिस के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, या इंश्योरेंस ऑफिस के पास। यानी कि अपने गुड्स को रिसीव करने से पहले कहीं तो जाना पड़ेगा ना आपको। बताओ कहाँ जाना पड़ेगा? भाई कस्टम ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां नहीं जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, वापसी जाना पड़ेगा। कोई गुड्स रिलीज नहीं करेंगे वो जब तक कस्टम वालों को कुछ नहीं करोगे, जब तक उनके सारे ड्यूज पूरे नहीं करोगे। तो सबसे पहले भैया वही हाजिरी लगा कर आनी है। तो कहाँ जाना होता है? कस्टम ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट, every importer is required to secure the sanction of the foreign exchange in order to make the payment. For obtaining such a sanction, to whom the importer has to make an application form among the following.
उन्होंने बोला है कि हर एक इंपोर्टर को अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सिक्योर कराने के लिए आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है बेसिकली, कि आप एक इंपोर्टर हो, सामान खरीदने जा रहे हो, आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक अप्रूवल चाहिए, ठीक है, एक परमिशन चाहिए। तो उस परमिशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ जाके भरते हो ताकि आपको वो अप्रूवल मिल जाए, वो परमिशन मिल जाए? क्या आप DGFT के पास जाते हो, या आप किसी भी ऐसे बैंक के पास जाते हो जो RBI ने ऑथराइज कर रखा है फॉरेन एक्सचेंज को इशू करने के लिए, या आप एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी ना ये तो, हाँ, या फिर आप एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ RBI के पास जाते हो। तो आपको कहाँ जाकर एप्लीकेशन सबमिट करनी है इनमें से, वो बताना है। चलिए बताइए बताइए, समय देते हैं आपको, आप बताइए। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। बेटा करेक्ट ऑप्शन है हमारा एनी बैंक ऑथराइज्ड बाय द RBI टू इशू द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो किसी भी एक बैंक के पास जाना होता है जिसको RBI ऑथराइज करता है ये काम करने के लिए। तो बेटा हमारे MCQs तो कंप्लीट हो गए, टोटल 11 MCQs थे। फटाफट से बता दो मैम को कि आपके 11 में से कितने मार्क्स आए हैं, शगुन के कितने नंबर हासिल किए तुमने, जल्दी से बता दो मुझे, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब MCQs तो हो गए, अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा आगे के क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़े तो एक केस स्टडी टाइप कुछ दिखा। लेट्स सी कि क्या पूछा जा रहा है हमसे। बोला है डिस्कस द प्रोसीजर विच इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द कार्तिक फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। वो कहते हैं कि वो प्रोसीजर डिस्कस करिए जो यहाँ पे कार्तिक को फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑल्सो डिस्कस द वेरियस एडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस टू कार्तिक। अब कार्तिक को इंटरनेशनल बिजनेस से क्या फायदे हो रहे हैं ये भी बताने हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। शिवम एंटरप्राइज इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द होम सिक्योरिटी इक्विपमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंजॉय अ वेरी गुड रेपुटेशन इन द इंडियन मार्केट। अब जो शिवम एंटरप्राइज है वो एक लीडिंग कंपनी है जहां पर वो होम सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है इंडियन मार्केट के अंदर। Now encouraged by this, Karthik, the owner of the firm, is thinking of the expanding the work to foreign territories also. अब ये सब कुछ देखते हुए कार्तिक जो कि इस फर्म का ऑनर है उसने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में भी फैलाया जाए। सो कार्तिक वांट्स टू एक्सपोर्ट द सिक्योरिटी इक्विपमेंट टू द यूरोप। तो यहाँ पर वो अपने यूरोप कंट्रीज के अंदर अपने जो इक्विपमेंट्स है उसको सप्लाई करना चाहता है। सो ही कंसल्टेड अभय वन ऑफ इट्स फ्रेंड्स, तो उसने अपने एक दोस्त से यहाँ पर कंसल्ट किया हु इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो कि यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। अबे टोल्ड द कार्तिक दैट एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स रिक्वायर अ स्पेशल प्रोसीजर, और उसने बोला कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर के लिए बहुत सारे कुछ स्टेप्स होते हैं। सो अबे ऑल्सो एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस टू कार्तिक। ऊपर से उसने उसको कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताई। अब यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं वो सारे एक्सपोर्ट के स्टेप्स जो कार्तिक को परफॉर्म करने पड़ेंगे गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होगा कि मैम क्या 17 के 17 स्टेप्स लिखने हैं? नहीं बेटा, 17 के 17 स्टेप्स आपको यहाँ पे नहीं लिखने हैं। हम कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर अपने मार्किंग के हिसाब से भी देते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे मैम 3 नंबर का क्वेश्चन है और नीचे भी आपने कुछ ना कुछ पूछा है तो कितना लिखना है? तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट ऊपर लिख दो, 3 पॉइंट नीचे लिख दो, क्योंकि हो सकता है हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट यहाँ पर आपको असाइन किया गया हो। तो 3-3 पॉइंट्स आप दोनों में लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले 3 स्टेप बेटा कौन से थे एक्सपोर्ट प्रोसीजर के? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे एक्सपोर्टर के पास कुछ इंक्वायरी आती है और उससे कहा जाता है कि अपनी कोटेशन भेजो। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चों? रिसीट ऑफ इंक्वायरी, receipt of inquiry and sending quotation, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही होती है। और जैसे ही यहाँ पर कोटेशन भेज दी जाती है, उनके पास पहुंचती है, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है? रिसीट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट। अब उनके तरफ से रिप्लाई आएगा और वो रिप्लाई किस फॉर्म में आता है बेटा? इंडेंट के फॉर्म में, कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हमारे पास ऑर्डर आता है। जैसे ही ऑर्डर आते हैं हमारे दिमाग में लगता है कि यार ऑर्डर तो आ गया, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम उनकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट में हेडिंग बता देती हूँ, एक लंबी चौड़ी हेडिंग है उसके लिए हमारी, असेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग अ गारंटी फॉर पेमेंट। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट,
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में ही मांग रहे होते हो, तो आप सिंपली ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने स्टेप्स के तो लिख दिए हैं, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम वो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन की मार्किंग कम है। उसके बाद एडवांटेजेस लिखनी है इंटरनेशनल बिजनेस की। अब हमने इंटरनेशनल बिजनेस की एडवांटेज फर्म्स के लिए भी पढ़ी है और नेशंस के लिए भी पढ़ी है, बट क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कार्तिक को क्या फायदा है, इसका मतलब वो आपसे बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू दी फर्म्स पूछ रहे हैं, क्योंकि कार्तिक भी एक फर्म ही चला रहा है। तो चलो 3 एडवांटेज उसकी भी लिख देते हैं, और उसके लिए तो हमने पढ़ा था IC पिग। ठीक है, तो कोई भी 3 आप इसमें से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें I का मतलब होता है इंक्रीज्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि आप अपने बिजनेस की मशीनों की पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। C से था बच्चों यहाँ पे एस्केप फ्रॉम द कंपटीशन, कि आप यहाँ से कंपटीशन से बचने की कोशिश करते हो, कि भाई अपने यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बाहर जाकर सामान को बेच देते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, हायर प्रॉफिट्स की तरफ जा सकते हो। भाई आपको ये भी तो एक एडवांटेज मिल रहा है कि यहाँ भी बेच रहे हो वहां भी बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कमा रहे हो। तो 3 मैंने बता दिए हैं, 2 आप बता दो भाई, इतना तो तुम भी कर सकते हो ना, कि 3 मैम ने बता दिए तो बाकी के 2 हम बता देते हैं। ठीक है, तो बाकी के 2 आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द WTO स्टेट। आपको बताने हैं कि WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली आपको यहाँ पे लिखने ही पड़ेंगे। तो बेटा पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, याद करो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जो मेन मैं कहती हूँ कि इसके एस्टैब्लिशमेंट के पीछे का राज है, रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स, कि एक तो हमें यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को हटाना था, इसीलिए हम इसको लेकर आए थे। और जब हमारी बातचीत ज्यादा होने लग गई WTO की वजह से, तो कई हद तक हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे थे, इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड का, कि हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करना है इसीलिए। फिर उसके बाद कई हद तक रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है, वरना हम तो सारी की सारी चीज़ें खुद ही यूज़ कर लेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे हमारा, इंटीग्रेटेड स्टेबल और मैं कहूँगी एक ड्यूरेबल ट्रेडिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करना। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जो लंबे समय तक चल सके, सबको साथ में लेकर चले और स्टेबल हो, ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम हमें यहाँ पे एस्टैब्लिश करना था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO। तो ये उसके पीछे हमारे 4 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने भी इसका आंसर मुझसे पहले दे दिया होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना, केस स्टडी टाइप है, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन केस स्टडी स्टेट द नेक्स्ट स्टेप्स टू बी फॉलोड। अब देखो उन्होंने बोला नेक्स्ट स्टेप्स, मतलब यहाँ जो ऑलरेडी स्टेप्स मेंशन्ड होंगे वो नहीं बताने हैं, उसके आगे के स्टेप्स बताने हैं एक्सपोर्ट ट्रेड के प्रोसीजर के लिए। तो पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि कहाँ तक की बात यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है, प्रदीप wants to export the auto spare parts to Mr. David in Switzerland. Mr. David has asked for an inquiry to seek information about the availability of goods, price, quality, terms and condition for the export of goods. So प्रदीप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ऑटो स्पेयर पार्ट्स मिस्टर डेविड को, जो कि स्विट्जरलैंड में रहते हैं। अब मिस्टर डेविड ने पूछा उनसे, इंक्वायरी की कि भाई इंफॉर्मेशन दो कि कौन कौन से गुड्स, प्राइस, क्वालिटी, टर्म्स और कंडीशन क्या है एक्सपोर्ट करने की। तो उसके रिस्पॉन्स में, यानी कि इंक्वायरी के रिस्पॉन्स में, प्रदीप सेंड्स अ रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो यहाँ पर प्रदीप जी ने एक रिप्लाई भेजा प्रोफॉर्मा इनवॉइस की फॉर्म में। नाउ द मिस्टर डेविड फाउंड द प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल। उनको लगा कि हाँ यार बढ़िया चीज है, सबने बढ़िया बढ़िया टर्म्स और कंडीशन है और प्राइस है। सो ही प्लेस द ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। एंड आफ्टर वेरीफाइंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ मिस्टर डेविड, प्रदीप ऑब्टेन्स एन एक्सपोर्ट लाइसेंस एंड अरेंजेस फॉर द प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो बेटा यहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बन चुका है, प्री शिपमेंट फाइनेंस भी मिल चुका है, तो यहाँ तक की कहानी तो हो चुकी है। आपको इसके आगे के स्टेप बताने हैं। अब आप कहेंगे कि मैम चलो ठीक है आगे के स्टेप तो हम बता देंगे, बट स्टिल 17 स्टेप्स होते हैं।
लगभग 5 स्टेप्स के बारे में यहाँ पे बात हो चुकी है, फिर भी 12 स्टेप बचते हैं। क्या 12 के 12 लिखने हैं? बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 12 लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ उनको स्टेट करने वाले हैं, यानी कि आप उनकी हेडिंग लिखने वाले हैं। और अगर कभी एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है तो एक्सप्लेनेशन के अंदर भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आप नेक्स्ट 4 लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन के मार्किंग पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर सिर्फ स्टेट करना है, सिर्फ नाम लिखना है, तो आप पूरे के पूरे 12 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे। तो बेटा 6 पॉइंट क्या था, जैसे कि हमने फाइनेंस को अरेंज कर लिया होता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद होता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसके बाद आप या तो सामान बनाना शुरू करते हैं या फिर उसको कहीं ना कहीं से प्रोक्योर करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सामान बनाने के बाद उसका इंस्पेक्शन करना शुरू करेंगे। तो प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन होता है। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के बाद याद करो, आपको कहीं ना कहीं एक्साइज क्लियरेंस करना होता है। आपको जानना पड़ेगा कि आपको कहीं आपने उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो नहीं दी, क्योंकि दी होगी तो आपको वापस मिल जाएगी। याद आ रहा है? यस। और एक्साइज क्लियरेंस के बाद आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट चाहिए जिसका नाम होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको नेक्स्ट 4 स्टेप्स बता दिए हैं और नेक्स्ट 8 स्टेप्स तो मुझे आप ही से पूछने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज में सारे आंसर मैंने ही थोड़ी ना बताने हैं, आपने भी तो बताने हैं। तो अगले जितने भी स्टेप्स रह गए हैं वो डेफिनेटली आप ही बताएंगे, क्योंकि मेरे पास जो जगह है वो खत्म हो चुकी है, बट आपके पास तो जगह ही जगह है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आगे के 8 स्टेप्स मुझे लिखकर बता दो। चलो बच्चों, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, which is the benefit of international business to the nations and to the business firms। तो हमें यहाँ बताने हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे होते हैं एक नेशन को और बिजनेस फर्म्स को। तो बच्चों दोनों के लिए फायदे अलग अलग हैं। इसके लिए तो हमने पढ़ा था सी द ग्रोथ। नेशन को जो फायदा होता है उसके लिए तो हम कहते हैं सी द ग्रोथ, और बिजनेस फर्म्स को जो फायदा होता है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया उसके लिए था आईसी पिग। तो सी द ग्रोथ में एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ई का मतलब होता है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और अगले ई का मतलब होता है अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। उसके साथ साथ अगर बिजनेस फर्म के एडवांटेजेस की बात हो तो पहले आई से है इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, सी का मतलब होता है कंपटीशन एस्केप, यानी कि बच सकते हो कंपटीशन से, पी का मतलब होता है हायर प्रॉफिट्स, यानी कि अच्छा प्रॉफिट कमाने का चांस मिलता है, आई का मतलब होता है यहाँ पर इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, यानी कि बिजनेस करने का जो नजरिया है वो बिल्कुल बदल जाता है, और सी का मतलब तो यहाँ पर भी है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे बेनिफिट्स टू द नेशंस एंड टू द बिजनेस फर्म्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आई होप कि आप लोगों को सारी याद होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर मैं यहाँ के पॉइंट से पढ़ूं, एज ही इज अ न्यू एंट्रेंट इन द इंटरनेशनल ट्रेड, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्रेज हिम अबाउट द वेरियस स्टेप्स ऑफ द इम्पोर्ट प्रोसीजर। अब तक एक्सपोर्ट प्रोसीजर ही पूछ रहे थे, चलो शुक्र है इम्पोर्ट प्रोसीजर आए। तो हमें इम्पोर्ट प्रोसीजर के स्टेप्स बताने हैं दैट ही नीड्स टू परफॉर्म बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने से पहले के स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। राहुल, द ऑनर ऑफ द कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस इन मैसूर, इज लुकिंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय अपग्रेडिंग हिज इक्विपमेंट। तो ये भाई साहब अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, एंड ही प्लान्स टू इंपोर्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट प्रिंटिंग मशीन फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी से एक मशीन चाहिए इनको। चलो जी, विच ऑफर्स द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रिंटिंग, क्योंकि वहां पे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल रही है। एंड विद दिस न्यू एडिशन राहुल एम्स टू एनहांस द क्वालिटी एफिशिएंसी ऑफ द सर्विस, और इस नई मशीन से क्या करेंगे, अपनी क्वालिटी को यहाँ पर इंप्रूव करेंगे अपनी सर्विसेज की, एंड केटर टू द लार्ज क्लाइंट बेस, और लार्ज क्लाइंट तक अपनी सर्विस को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, एंड स्टे कम्पिटिटिव इन द मार्केट, मार्केट में कम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन देंगे लोगों को,
This investment will enable him to offer the advanced printing solution and to improve the overall productivity of the business. और इससे क्या होगा कि एक एडवांस प्रिंटिंग सॉल्यूशन मिलेगा लोगों को और कहीं ना कहीं बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जितनी भी बातें लिखी थी यहाँ पर उसमें से सिर्फ काम की बात हमारे लिए ये थी कि इंपोर्ट किया जा रहा है तो इंपोर्ट प्रोसीजर लिखना है, अदरवाइज पॉइंट्स तो हमें यहाँ से कोई नहीं मिले हैं। तो पॉइंट्स यहाँ पर हमें ही लिखने होंगे। प्लेसिंग एन ऑर्डर से पहले तो इंक्वायरी करके लाइसेंस लिया, फिर फॉरेन एक्सचेंज, ऑर्डर करके लेटर लिखा। तो हमें तो सिर्फ ऑर्डर तक की कहानी बतानी है। तो सबसे पहले इंक्वायरी, तो बेटा इंक्वायरी से क्या है, तो बेटा इंक्वायरी से ही शुरू होता है पहला पॉइंट, ट्रेड इंक्वायरी। इंक्वायरी करके लाइसेंस लिया यानी कि ऑब्टेनिंग द, कि अगर जरूरत है इंपोर्ट लाइसेंस की तो जाएंगे चेक करेंगे एग्जिम पॉलिसी को। सो ऑब्टेनिंग द इंपोर्ट लाइसेंस। फिर क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज ऑब्टेन किया, यानी कि यहाँ पर अगला स्टेप आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन एक्सचेंज और उसी के बाद आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो हमें प्लेसिंग एन ऑर्डर से पहले के स्टेप लिखने थे, 3 स्टेप लिखेंगे, पूरे डिटेल में लिखने होंगे, इसलिए आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स लिखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करने स्टेप्स, मिनिमम 6 बोल दिया उन्होंने, फिर 6 एक्सपोर्ट प्रोसीजर along with the documents involved in the brief, और साथ में बेटा डॉक्यूमेंट भी बताने होंगे। चलो भाई बता देंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। A renowned shoemaking company recently received a significant order from the Bolly Imports Limited based in Canada। तो एक shoemaking कंपनी है, उसने एक ऑर्डर रिसीव किया है जो कनाडा बेस्ड एक फर्म है वहां से। ऑर्डर है 4000 मेंस टी शर्ट का, अ न्यू वेंचर फॉर द कंपनी के लिए एक नया प्रोजेक्ट है, विच हैज प्रीवियसली फोकस्ड ऑन फुटवेयर। पहले वो फुटवेयर के लिए काम करते थे, आज वो टी शर्ट्स बनाते हैं। डिटरमाइंड टू फुलफिल द ऑर्डर द कंपनीज मैनेजमेंट क्विकली सेटअप अ प्रोडक्शन प्लान। तो अपने इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने एक प्रोडक्शन प्लान को सेटअप किया, हाई क्वालिटी मटेरियल मिल जाए इस चीज को इंश्योर किया, और स्टिचिंग भी करनी थी शर्ट्स की, तो इस चीज के लिए हाई क्वालिटी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान दे रहे हैं। डिजाइन टीम वर्क कर रही है क्रिएटिंग स्टाइल पर एंड दैट वुड अपील टू द कैनेडियन कस्टमर, क्योंकि भाई कैनेडियन कस्टमर्स को यहाँ पर हमें सेटिस्फाई करना है अपने प्रोडक्ट से। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोडक्शन द कंपनी अरेंज फॉर द पैकिंग एंड इंटरनेशनल शिपिंग। जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन का काम कर लिया, कंपनी ने यहाँ पर पैकिंग और इंटरनेशनल शिपिंग का काम करना शुरू कर दिया है और उसके लिए अरेंजमेंट किया। This order marked a new chapter for the company and helping it expand its product offering and reach the global market। तो यहाँ पर इसने कंपनी के लिए कह सकते हो कि एक नया चैप्टर, एक नई उम्मीद जगाई, एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, और वो यहाँ पर अब अपने प्रोडक्ट्स ऑफरिंग को यहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं क्योंकि आज वो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों में कि ऑर्डर रिसीव किया, पैकिंग और इंटरनेशनल शिपिंग के लिए पैसा अरेंज किया, तो इन सब के बीच में कुछ 6 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो किए गए हैं। तो बेटा पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप रहा होगा receipt of inquiry and sending quotation। अब उन्होंने हमसे यहाँ पर साइड बाय साइड पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुए होंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में एक डॉक्यूमेंट इस्तेमाल होता है हमारा, जिसको बोला जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, तो हम साथ साथ डॉक्यूमेंट भी एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरा क्या हुआ, जैसे हमने इंक्वायरी भेजी तो उनकी तरफ से हमारे पास फिर ऑर्डर आ गया, फिर हमने यहाँ पर रिसीट ऑफ ऑर्डर या ऑब्टेनिंग द ऑर्डर भी लिख सकते हो, ऑर्डर और इंडेंट। अब यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट यूज हुआ है बेटा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुआ है इंडेंट यूज। परफॉर्मा इनवॉइस होता है, ये एक तरीके का रिप्लाई है एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर को, जिसमें वो अपनी सारी कोटेशन लिखता है, सारी डिटेल लिखता है कि वो क्या क्या बेचते हैं उसके बारे में। इंडेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक तरीके से कंप्लीट रिटर्न में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है एक्सपोर्टर को इंपोर्टर की तरफ से कि हम ये सामान आपसे मंगवाना चाहते हैं और ये हमारी सारी टर्म्स और कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ऑर्डर आ जाता है तो हमें चाहिए अपने इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ऑब्टेनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट आगे का स्टेप बनता है, और ऑब्टेनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट में जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली लेटर ऑफ क्रेडिट ही है, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरीके की गारंटी होती है जो कि इंपोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को, ये कहते हुए कि अगर इंपोर्टर की तरफ से डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हुआ तो एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिल का
इंपोर्टर का बैंक पे कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए अपनी पेमेंट की सिक्योरिटी के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट लिया जाता है। अब जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाता है, हमारा इंपोर्टर ऑब्टेन करता है एक्सपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, और एक्सपोर्ट लाइसेंस को लेने के लिए एक बैंक अकाउंट खुलवाना, डीजीएफटी के पास जाना, आईईसी लेना, फिर उसके बाद आरसीएमसी सर्टिफिकेट लेना। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फिर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब तो उसे काम करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद अब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसों की ज़रूरत पड़ने के लिए प्री शिपमेंट फाइनेंस के लिए जाएंगे। और प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब होता है वो पैसा जो शिपमेंट से पहले ज़रूरी है, ताकि रॉ मटेरियल लिया जा सके, पैकिंग वैकिंग का काम शुरू किया जा सके, इन सब चीज़ों के लिए। जैसे ही प्री शिपमेंट फाइनेंस मिल जाता है, तो उसके बाद या तो प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, यानी कि सामान बनना शुरू हो जाएगा, या जहां से भी वो सामान खरीद के लाना होगा उसका प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे वो 6 स्टेप्स, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन का जवाब भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से दे दिया होगा। और इसी के साथ आज की हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज यहीं खत्म होती है। और आपने देखा होगा कि फोकस बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोसीजर पे है कहीं ना कहीं, और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर ही मेन है, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको यही देखने को मिला है। WTO भी बहुत छोटा सा था, बेनिफिट भी एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेन तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर ही है और उनके अंदर इस्तेमाल किए गए डॉक्यूमेंट्स। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और अपनी मैम को बता देना कि 40 में से कितने मार्क्स तुमने स्कोर किए। आखिरी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो इसके तो नंबर बताने बनते ही है। ठीक है, तो मार्क्स बता दीजिएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो बच्चों, अब वक्त आ गया है बाय बाय कहने का, बट डेफिनेटली सिर्फ इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से। तो इंतजार करिएगा आगे की सीरीज का, कि अब सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है हमारा, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, डिटेल में सिलेबस भी पढ़ लिया है, तो अब आगे क्या होगा? तो आगे अब होगी आपके फाइनल एग्जाम की तैयारी, और वो भी होगी बहुत ही जोरदार और धुआंधार। तो इंतजार करिएगा कुछ आगे की सीरीज का। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है अलविदा लेने का। सो मैं मिलूंगी आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपके लिए अच्छा सा लेकर। सो तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और अपनी काजोल मैम को भूल मत जाइएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।